मैं अपनी माँ के साथ बुआ के यहाँ शादी में गया। हम शादी से लौटे तो मुझे लगा कि मेरे पापा और मेरी बहन के बीच में कुछ चल रहा है। बात उन दिनों की है जब मेरी बुआ के घर पर शादी थी। जून महीने की बात है। हम लोग शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे, मगर बिजनेस में कोई दिक्कत आ गई थी, इसलिए पापा का जाना कैंसिल हो गया था। अब मैं, माँ और बहन जाने वाले थे। फिर माँ ने फैसला किया कि बहन घर पर ही रुकेगी, पापा के साथ रहने के लिए कोई नहीं था। ये बात सुनकर मेरी बहन थोड़ी उदास हो गई थी, मगर माँ ने कहा कि शादी में मैं और विवेक ही जाएंगे। मैं और माँ शादी में बुआ के घर चले गए। एक सप्ताह के बाद हम घर लौट आए। घर आने के बाद फिर से वही रूटीन शुरू हो गया था। मैं अपनी पढ़ाई में बिजी था और बहन भी अपनी स्टडी में। पापा बिजनेस में व्यस्त रहते थे। एक बात जो मैं नोटिस कर रहा था वो ये कि मेरे पापा और मेरी बहन का आपसी व्यवहार अब कुछ बदल गया था। वो लोग पहले से कुछ अलग बर्ताव करने लगे थे। जब मैंने इस ओर ध्यान देना शुरू किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो अब पहले से ज्यादा नजदीक आ गए थे। मैंने सोचा कि पापा और बेटी का प्यार तो होता ही है, मगर उन दोनों के बर्ताव में बहुत कुछ अलग था। कि दिनों से जो मैं देख रहा था, मेरे पापा अक्सर मेरी बहन को कार में लेकर बाहर जाने लगे थे। न चाहते हुए मेरे मन में शक होने लगा। मैंने इस बात की पूरी पड़ताल करने की सोची। मैंने उन दोनों पर पहले से ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। एक दिन वो लोग बाहर जा रहे थे। पापा और बहन गाड़ी में साथ में निकले। मैं भी उनका पीछे करने के लिए निकल गया। पीछा करते करते मैंने देखा कि वो एक होटल में गए। मैं देखकर हैरान था कि ये दोनों होटल में क्या करने के लिए गए हैं। मेरा शक गहरा हुआ तो मैं वहीं बाहर उनका इंतजार करने लगा। वो लोग लगभग 2 घंटे के बाद बाहर निकले। अब मुझे बात कुछ समझ में आने लगी थी। मैं घर में होता था तो पापा और बेटी की हरकतों पर ही नजर रखता था। एक दिन मैंने देखा कि मेरे पापा मेरी बहन के जंगल पर हाथ फिरा रहे थे। वो किचन में थी। मैंने चुपके से उन दोनों की वो फोटो क्लिक कर ली। अगली सुबह मैं अपनी बहन के रूम में गया। वो उस टाइम पर सो रही थी। मैंने उसको जगा दिया। वो बोली, इतनी सुबह क्यों जगा रहे हो मुझे? मैंने कहा, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। वो बोली, अभी सोने दो, बाद में कर लेना। अपनी जेब से मैंने फोन निकाला और उसके चेहरे के सामने करते हुए उसको आंखें खोलकर देखने के लिए कहा। उसने फोटो देखी तो उसकी आंखों में से सारी नींद गायब हो गई। वो मेरे फोन की वह फोटो देखकर सहम सी गई। मैंने कहा, डरो नहीं, मैं बस इस बारे में कुछ पूछने आया हूँ। इससे पहले मैं कुछ और कहता, मेरी बहन की आंखों में पानी आ गया और वो रोने लगी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो मुझसे लिपट गई। मैंने उसको शांत किया और आराम से पूछा, श्वेता, बस मुझे इतना बता दो कि ये सब कब से शुरू हुआ है और कैसे शुरू हुआ। फिर उसने बताना शुरू किया, भैया, उस दिन आप तो माँ के साथ शादी में चले गए थे। मेरा मूड बहुत खराब था क्योंकि मैं शादी में नहीं जा पाई। अपना मूड ठीक करने के लिए मैंने अपने फोन में इंग्लिश मूवी देखना शुरू किया। फिर मेरा मूड कुछ ठीक हो गया था, लेकिन रोज की तरह खुश नहीं थी। शाम को फिर पापा आ गए। मैंने उनको चाय बना कर दी। मेरा उदास सा चेहरा देखकर पापा ने मुझे अपने पास बैठाया और बोले, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? हम दोनों कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाएंगे। मुझे उनके हाथ से अजीब सा लगा, कुछ मजा सा आया। मैंने पापा के हाथ पर रख लिया। इशारों से ही बातें करती है और बहुत ही ज्यादा बीमार रहती हैं। मैं अपनी माँ को डॉक्टर के यहाँ ले गई। डॉक्टर ने उनके कुछ रिपोर्ट्स करवाई। मैं हैरत से कभी डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रही थी तो कभी डॉक्टर के कमरे से बाहर हर बात से अनजान बैठी, अपनी माँ की तरफ जो कि अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं सकती थी। मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था जो मेरे कान सुन रहे थे। एक ऐसी बात पर यकीन करना जो कि बिल्कुल बेयकीनी सी बात थी। मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा। मेरे दिल की बहुत बुरी हालत थी और मुझे उल्टी सीधी सांसें आ रही थी। मेरे चेहरे पर पसीने के कतरे बहने लगे थे। ये कैसे मुमकिन था? मैंने हथेली से अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को साफ किया।
बड़ी बेयकीनी से डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट ली और उनके केबिन से बाहर निकलकर माँ का हाथ पकड़ा और उसे क्लिनिक से बाहर ले आई। कुछ दिनों पहले मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। वो जो भी खाती थी उनका जी मचलाने लगता था। मुझे लगा कि उनका हाजमा खराब हो गया है, इसलिए उन्हें पास के ही एक डॉक्टर के यहाँ ले आई। लेकिन जो खबर मुझे सुनने को मिली उसे सुनकर मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। मुझे डॉक्टर ने अकेले अपने कमरे में बुलाया था। माँ बाहर कुर्सी पर बैठी थी। मुझसे बड़े राज के साथ उन्होंने ये खबर मुझे सुनाई, क्योंकि इस उम्र की औरतें कम ही गर्भवती होती हैं। मैं माँ का हाथ थामे गुमसुम सी उन्हें अपने घर ले जा रही थी। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर वह कौन हो सकता है, ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता था। मेरे घर बस 3 ही मर्द थे, मेरे पति, मेरे ससुर जी और मेरा एक छोटा देवर। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मेरी माँ पूरा दिन मेरे साथ साथ ही रहती थी। जब मैं किचन में काम कर रही होती थी तो वह किचन में रखे टेबल पर बैठ जाती थी। वह मुझसे कभी भी अलग नहीं होती थी। उनकी तबीयत के चलते मैं भी उनका बहुत ध्यान रखती थी। पूरे दिन हम माँ बेटी घर में अकेले ही रहते थे। ना तो मेरे पति घर में होते, ना ही मेरा देवर और ससुर जी कभी कभी घर में होते भी थे। तो बस वह क्या तो अपनी दुकान पर जाकर बैठ जाया करते थे, या फिर कभी कभी खाली वक्त में अपने दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे लगाते थे और रात को काफी देर से घर में लौटते थे। मेरे पति उमेश की माँ का देहांत काफी सालों पहले ही हो चुका था। मेरे ससुर ने शादी नहीं की थी। देवर भी मेरा और मेरी माँ की बहुत इज्जत करता था। ज्यादातर वह अपने काम से काम ही रखता था। न तो उसने कभी बेतकल्लुफ होने की कोशिश की थी और ना कभी मेरी माँ से। बस वह मेरी माँ के पास जाता, उनकी खैरियत लेता और उसके अलावा कोई बात नहीं करता था। मेरे पिता के देहांत को 7 साल बीत गए थे। मेरे रिश्ते तो बहुत आते थे, लेकिन मैंने शादी एक ही शर्त पर की थी कि मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। कमरे में आया भी नहीं था। सुबह नाश्ते के बाद उमेश और मेरा छोटा देवर घर से चले गए। मेरे ससुर जी अपने कमरे में चले गए। मैं माँ को अपने कमरे में ले आई। मैंने माँ से पूछा कि रात को उनके कमरे में कौन आता है। जो कुछ मेरी माँ ने बताया मेरे होश उड़ने के लिए काफी था। उन्होंने इशारा करते हुए मुझे बताया कि कोई आदमी आता है और उन्हें नशे की गोलियां सूंघकर बेहोश कर देता है। उसके बाद उन्हें कोई होश नहीं रहता कि उनके साथ क्या हुआ। माँ को भी नहीं पता था कि वो आदमी कौन है। मेरा पहला शक मेरे ससुर पर गया। वो ही घर में हर वक्त वहीं मौजूद होते थे। लेकिन फिर यह भी ख्याल आने लगा कि वह तो बहुत ही अच्छे इंसान है। हमेशा ही भगवान से अपनी मरी हुई बीवी की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते रहते हैं। मेरा दिल बड़ा अजीब सा होने लगा था। एक तरफ तो मेरे ससुर जो बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ज्यादा समझदार, दूसरी तरफ मुझे अपने देवर पर शक होने लगा। वो रातों को काफी देर तक जाग करता था। उसके कमरे से टीवी की आवाजें आती रहती। एक बार वह मुझसे कहने लगा कि आप बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। आपकी माँ बहुत खूबसूरत है। आपकी माँ नहीं, बल्कि आपकी बड़ी बहन लगती है। यह बात उसने मेरी शादी के शुरू के दिनों में ही करी थी। मैंने हंसकर टाल दी थी, लेकिन अब दिमाग में आते ही मेरे अंदर एक आग सी लगने लगी थी और यह सब बातें मुझे ना काबिले बर्दाश्त थीं। कोई मेरी माँ को बेहोश करके उनके साथ जबरदस्ती करता था। मेरी माँ को महसूस होता था कि उनके साथ कुछ गलत काम किए जा रहे हैं, लेकिन वह बेहोशी में होती थी। मेरे लिए यह बात एक ना काबिले बर्दाश्त सी हो गई थी। वह जो भी था उसे शर्म नहीं आती थी उस शख्स को एक गूंगी और बीमार औरत को हवस का निशाना बनाते हुए। मेरी बेबसी यह थी कि अगर मैं आवाज उठाती तो तलाक का दाग मुझे मिल जाता। उमेश लाख अच्छे सही, लेकिन अपने पिता के खिलाफ वह कोई बात नहीं सुन सकेंगे, ना ही उनके खिलाफ कोई बात मानेंगे, क्योंकि जितनी वह मेरी माँ की इज्जत करते थे उतनी ही वह अपने पिता की भी सेवा करते थे। वैसे तो मेरे ससुर जी भी मेरी माँ को बहन जी कहते थे। मेरे सामने तो उन्होंने कभी नजर उठाकर भी मेरी माँ की तरफ नहीं देखा था, लेकिन रात में आंख खुली तो मैंने देखा कि उमेश कमरे में नहीं थे। फिर काफी देर बाद वह कमरे में आए तो मैंने पूछा कि आप कहाँ गए थे, तो वो कहने लगते, मुझे सिगरेट पीने की आदत है। रात को जब पिताजी गहरी नींद में सो जाते हैं तभी मैं छत पर जाकर सिगरेट पी लेता हूं, वरना पिताजी को फौरन सिगरेट की बू आ जाती है तो वह मुझे डांटते हैं। मैं मुस्कुराकर कहती कि वह आपके फायदे की ही बात करते हैं, वह मामूली सी बातें जो आम घरों में हो जाती है। मुझे उन सब बातों पर शक होने लगा था।
मेरी माँ उस उम्र में एक बहुत बड़ी परेशानी में पड़ चुकी थी। एक ऐसी तकलीफ में थी जिससे वो अनजान थी और मेरे लिए हर पल परेशानी भरा गुजर रहा था। मैं कैसे अपनी माँ को यह सब सच बताती जो मैं डॉक्टर से सुनकर आ रही थी। वह ना तो बोल सकती थी और ना ही अपनी परेशानी किसी को बता सकती थी। वह ना भी बताती तो यह बात कौन सी छुपी रह सकती थी। वो बाहर से तो चुप थी, लेकिन अंदर कितनी परेशानी और तकलीफों से गुजर रही थी मैं भी जानती थी। अब मैं रोज उमेश से बहाना बनाती कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी माँ के पास सोने जा रही हूँ। रात भर मुझे उसी शख्स का इंतजार रहता जो मेरी माँ को इतनी परेशानियां देता था। कुछ दिन तो उमेश चुप रहे, लेकिन उसके बाद मुंह से तो कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन वो मुझसे कुछ उखड़े उखड़े से रहने लगे थे। उनकी नज़रों में मेरे लिए शिकायतें नजर आती थीं। हमारी शादी को कुछ ही महीने गुजर गए थे। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। दिन भर वह ऑफिस में गुजार कर आते तो रात को वह कुछ वक्त मेरे साथ बिताना चाहते थे। लेकिन मैं खुद जिस दिमागी उलझन का शिकार थी, मुझे उमेश की इस ख्वाहिश का कभी एहसास नहीं था और अब तो मैं उनके काम करना भी भूल जाती थी। रात को उमेश के कपड़े भी प्रेस करना भूल गई थी। वह पहले ही मुझसे उखड़े से थे, फिर सुबह ऑफिस के लिए लेट हो गए। वो गुस्से के मारे खुद ही अपने कपड़े प्रेस करने लगे। जब मैंने कपड़े प्रेस करने के लिए कहा तो मुझे गुस्से में आकर बोले कि तुम बस अपनी माँ की सेवा किया करो, तुम्हारे लिए बस एक वही जरूरी काम है। वह इस वक्त इतने गुस्से में थे कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। मैंने कहा, नाश्ता कैसा बना है? तभी वो बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चले गए। मैं अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान थी। इस पर उमेश का रवैया देखकर और भी ज्यादा टेंशन में आ गई थी। मैं अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। रात को उमेश का मूड बहुत ही खराब था, इसलिए मैंने माँ के कमरे में जाना पूछा ही नहीं। उमेश से अपनी गलती की माफी मैंने पहले ही मंगी थी, मगर वह कहने लगे कि माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हें समझना चाहिए, मुझे पूरे दिन तुमसे बात करने का भी मौका नहीं मिलता और रात को जब मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूं तब तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं होता। ये कहकर मैंने उनको मना लिया। वह जल्दी से राजी भी हो गए थे, लेकिन अगले सुबह माँ इशारे से कहने लगी कि कल रात को तू मेरे पास क्यों नहीं सोई? वो आया था और वह रात मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक थी। मेरी माँ गूंगी थी और बहुत ही ज्यादा बुढ़िया हो गई थी। इस बुढ़ापे में मेरे अलावा उनका कोई सहारा भी नहीं था। उन्होंने मुझे पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मैं भी चाहती थी कि कभी अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ूंगी। मेरे अलावा आखिर मेरी माँ का अपना है ही कौन? मैं अपनी माँ की देखभाल करती थी, इसलिए उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। यही वजह थी कि मेरा अब रिश्ता तय नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस घर में पहले से लड़के की माँ मौजूद होती, वह ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसके घर बहू के साथ उसकी माँ भी आकर रहने लगे। इसलिए जो लोग उस शादी पर राजी हुए, उनके घर कोई औरत ही नहीं थी, बस 3 मर्द ही थे। एक उनके पिता और मेरे पति और उनका छोटा भाई। जब मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुंची तो मेरे पति ने मेरी माँ के लिए एक अलग से कमरा पहले ही मौजूद किया हुआ था। मेरे पति मेरी माँ की बहुत इज्जत भी किया करते थे। देवर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ज्यादातर वही रहता था, घर काम से ही आता था। बहरहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था कि उन लोगों पर मैं शक करती। लेकिन जो रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में थी वह मुझे कुछ और ही समझा रही थी। ना चाहते हुए भी मेरी सोच अपने घर, मैं मौजूद मर्दों की तरफ जाने लग गई। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। बेशक मेरे पति बहुत अच्छे थे, मेरी माँ का ख्याल भी बहुत रखते थे। मेरी माँ के साथ जो हुआ था, अगर यह बात मैं अपने ससुराल वालों से पूछती तो यकीनन वह माँ के साथ साथ मुझे भी घर से बाहर निकाल देते। मैं बहुत परेशान थी। जब घर पहुंची तो मैंने माँ को भी कुछ नहीं बताया। उन्हें जैसे ही ये खबर सुनाती, उनका तो शायद यह सुनकर बीपी ही हाई हो जाता। वह पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीज है। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम करना बंद कर चुका था। किस पर शक करती कौन था जो ऐसी घटिया हरकत कर रहा था? घर पहुंचकर चकराते सर के साथ में अपनी माँ के कमरे में ही उनके साथ बैठ गई। माँ मुझे इशारा करने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ माँ, क्या कहना चाहती हो? वह मुझसे कहना चाह रही थी कि तू क्यों चुप है? क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा? क्योंकि मैं बहुत ही बातूनी लड़की थी, हर वक्त बातें करती रहती थी, लेकिन आज तो मेरी बोलती ही बंद हो चुकी थी। मैंने माँ से कहा, नहीं माँ, कोई बात नहीं है।
डॉक्टर ने आपको दवा दे दी है, आप ठीक हो जाएगी। माँ, आप आराम कर लीजिए। यह कहकर मैंने माँ को उनके बेड पर लेटा दिया और खुद किचन में आ गई। खाना तैयार करते हुए भी मेरा दिमाग लगातार अपनी माँ की तरफ ही था। वह बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन समझती तो सब थी। उनको महसूस भी सब होता होगा कि आखिर कौन उनके करीब आता है। कौन हो सकता है? मेरे ससुर जी या फिर देवर? मेरे दिमाग की रगें खींचने लगी। मेरा सर दर्द से बुरी तरह से फटा जा रहा था। मुझे कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मैं क्या करूं, किससे बात करूं। मेरे पति तो अपने पिता और भाई के बारे में कभी भी कोई ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और माँ से कैसे बात करूं, कैसे बताऊं उन्हें। जब उमेश ऑफिस से वापस आए तो मेरे लिए एक फूलों का गुलदस्ता लेकर आए, लेकिन मैं मुस्कुरा भी नहीं सकती थी। मैं जिस मुसीबत से गुजर रही थी वह मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त सी थी। मुझे चुप देखकर उमेश मुझसे कहने लगे, क्या हुआ, चुप क्यों हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं क्या जवाब देती। मैंने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है। वो कहने लगे, खाना खा लो, फिर दवाई खा लेना। मैं सोच रहा था कि खाने के बाद हम शॉपिंग पर चलेंगे, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम आराम करो। खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ गई। माँ की रिपोर्ट्स अलमारी में छुपा दी ताकि उन्हें कोई देख ना ले। मैं यह जानना चाहती थी कि आखिर माँ के कमरे में आता कौन है। रात को जब उमेश कमरे में आए तो मैंने कहा कि माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वह मुझसे माँ के बारे में पूछने लगे। क्या हुआ माँ को? मैंने कहा कि उमेश, आज रात में माँ के साथ सोना चाहती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर उन्होंने ऐतराज तो नहीं किया। वो कहने लगे, इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम जाओ, अपनी माँ का ख्याल रखो। उमेश बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे कभी भी मेरी माँ के मामले में उन्होंने मेरे साथ किसी भी तरह की कोई सख्ती नहीं की थी। मैं माँ के साथ उनके कमरे में जाकर लेट गई। माँ सो रही थी, लेकिन नींद में उनकी जो घबराहट थी वह मैं महसूस कर सकती थी। माँ की घबराहट देखकर तो मेरे होश उड़ गए। इसका मतलब था कोई रात को मेरी माँ के पास आता है और उनके साथ। यही सब सोचकर मैं पूरी रात सो नहीं पाई। रात भर माँ मेरे साथ गले लगकर रोने लगी थी। मेरा दिल तो फटकर ही रह गया था कि मैं इस शख्स का क्या करूं। मेरे आंसू बहने लगे थे। कौन था जो यह सब कर रहा था ना? मेरा इस शहर में कोई रिश्तेदार था, ना ही कोई अपना, जिस पर मैं भरोसा करके अपनी माँ को छोड़ देती और वो बोल भी नहीं सकती थी। मैं उनके रहने का अलग बंदोबस्त कर देती, लेकिन वह एक मजबूर सी औरत थी। उन्हें वॉशरूम भी मैं लेकर जाती थी। बुढ़ापे के कारण उन्हें चलने में भी बहुत दिक्कत आती थी। मैं अभी इस उलझन से नहीं निकल सकी थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। एक बार मुझे माँ के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई सामान फेंक रहा हो। मैं हड़बड़ा कर उठी। मैंने बराबर में देखा तो उमेश भी कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं उठकर फटाफट बाहर निकली तो मेरा देवर माँ के कमरे में था और माँ कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। वो इतनी घबराई हुई थी कि मैं उनकी बात समझ नहीं पा रही थी। बस माँ दाएं बाएं अपने हाथ हिलाए जा रही थी, जैसे किसी को अपने आप से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मेरा देवर मेरी माँ के बेड से थोड़ी दूरी पर खड़ा था। मुझे देखकर वह भी घबरा गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद माँ की इस हालत का जिम्मेदार वही है। मैंने गुस्से में उसके पास जाकर उसका गिरेबान पकड़ा और उसको झंझोड़ कर रख दिया। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हुए उसकी तो रंगत ही बदल गई। कहने लगा, भाभी, आप क्या बोल रही है? आप पागल हो गई है क्या? मैं तो आपकी माँ को देखने आया था कि कमरे से कैसी आवाज आ रही है। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे देखकर बहाने बना रहे हो। तुम रोज मेरी माँ को हवस का निशाना बनाते हो। मेरे चिल्लाने पर मेरे ससुर और पति दोनों वहां पहुंच गए। मेरा देवर अपना गिरेबान मुझसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मेरे पति भी मेरे पास आकर खड़े हो गए। मेरा देवर भी उस वक्त गुस्से में भड़क रहा था। कहने लगा कि आपकी माँ मेरी माँ के जैसी है, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसा इल्जाम लगाते हुए मैं तो सो रहा था। आपकी माँ के कमरे से कुछ गिरने की आवाज सुनकर मैं यहां दौड़ा चला आया। अभी मैं उनसे पूछने ही वाला था कि इतने में आप चली आई। मैंने उससे कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पति ने मेरे हाथ से देवर का गिरेबान छुड़ाया और मुझ पर भड़क उठे। कहने लगे कि तुमने इतनी रात को क्या तमाशा लगा रखा है? रात के इस वक्त तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? आसपास के पड़ोसी क्या सोचेंगे हमारे बारे में?
उमेश की बात को नजरअंदाज करके मैं कहने लगी कि आपका भाई अच्छा लड़का नहीं है। ये रोज रात को मेरी मां को बेहोश करके उनके साथ। मेरी बात अभी यहीं पहुंची थी कि उमेश ने मेरे गाल पर एक बहुत जोरदार तमाचा दे मारा। मैं दूर जाकर गिरी। उमेश ने कहा, क्या बकवास कर रही हो? तुम जो तुम्हारे मुंह में आएगा तुम बोल दोगी। तुम होती कौन हो मेरे भाई पर इल्जाम लगाने वाली? मेरे ससुर बहुत गुस्से में आ गए। कहने लगे, एक तो हमने इसकी सगी मां को बेसहारा समझकर बहन